बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 15 जुलाई पाकिस्तान में बुध की सुबह आसिम मुनीर डिफेक्टो फॉर्म 47 मिलिट्री राज डे 228। आज की अहम तरीन खबरों में सबसे पहले ज़रा अडयाला जेल की बात कर लें, जहां पर इमरान खान साहब की बहनों के साथ एक दफ़ा फिर मुलाकात नहीं करवाई गई। उसके बाद कश्मीर के अंदर इस वक्त बहुत ही बड़ी साजिश रचाई जा रही है। तकरीबन एक नया 9 मई करने की कोशिश की जा रही है। कश्मीर के अंदर कौम के साथ नया धोखा किया जा रहा है, कत्लो गारत करने का पूरा प्रोग्राम बनाया हुआ है। उस पर बात करना बहुत ही ज़रूरी है। अडयाला जेल में एक दफ़ा फिर मंगल का दिन था कल। नौरीन ख़ान न्याजी साहबा, जो इमरान खान की बहन है, वो वक्त से पहले वहाँ पहुँची, इंतज़ार करती रहीं, लेकिन इमरान खान की बहनों की एक दफ़ा फिर इमरान खान से मुलाकात नहीं करवाई गई। ये याद रहे कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इस पर वाज़े अहकामात हैं कि हर हफ्ते मंगल वाले दिन इमरान खान के ख़ानदान से उनकी मुलाकात करवाई जाए। तो नौरीन ख़ान न्याजी साहबा पहुँची और उन्होंने वक्त से पहले पहुंचकर इत्तला भी दी जेल हुकाम को, लेकिन एक बार फिर उनकी मुलाकात नहीं करवाई गई। यहाँ ये भी याद रहे कि अब से चंद हफ्ते पहले ये कहा जाता रहा कि अकेले अगर नौरीन ख़ान न्याजी साहबा मुलाकात करना चाहें तो उनकी मुलाकात करवाई जा सकती है, लेकिन उनकी भी मुलाकात नहीं करवाई गई। बहरहाल उन्होंने वहाँ पर बातचीत करते हुए ये कहा कि नो मैटर ये कितनी देर तक मुलाकात ना करवाएं, हम यहाँ बहनें आती रहेंगी, वो यहाँ मौजूद रहेंगी और जो अदालत के अहकामात हैं उन अदालती अहकामात के मुताबिक वो जेल के सामने आके बैठेंगी और अपनी मुलाकात करने की कोशिश जारी रखेंगी। तो ये तो इमरान खान साहब के फ्रंट से हमें जो अडयाला जेल के सामने से खबर है वो आपके सामने रखी। अब ज़रा कश्मीर की सूरत हाल के ऊपर हम बात कर लें, क्योंकि वहाँ पर एक बहुत बड़ी साजिश जो है वो रचाई जा रही है। अच्छा, कई दफ़ा आप मुझसे ये कहते हैं कि गिल साहब आप दूसरी खबरें कवर करते हैं, इमरान खान साहब के बारे में ख़बर ज़रूर कवर किया करें। ये जहन में रखिएगा कि अभी ये जो कश्मीर में होने लगा है ये भी इमरान खान की खबर है, जो बलूचिस्तान में हो रहा है वो भी इमरान खान की खबर है, जो खैबर पख्तूनख्वा में टांक में हुआ है वो भी इमरान खान की खबर है। ये सब कुछ जो इस वक्त हमारे मिलिट्री जनरल्स कर रहे हैं और जो जुल्म कौम के ऊपर इन्होंने थोपा हुआ है वो सब इमरान खान की खबरें हैं। इमरान खान अगर जेल से बाहर होते तो इन तमाम चीज़ों के ऊपर बात ज़रूर करते। मेरे पास जब इमरान खान की खबर होती है तो वो सबसे पहले आपके सामने रखते हैं, लेकिन झूठी खबर बना के आपके सामने नहीं रख सकता। वो जो झूठी खबरें हैं, अंदर मुलाकात हो रही है, मुज़ाकरात हो रहे हैं, बातचीत चल रही है, बस अभी कुछ होने वाला है तो तभी कुछ होने वाला है, वो खबरें मैं बना के आपके सामने नहीं रख सकता। सिर्फ इसलिए कि आप सब इमरान खान के बारे में सुनना चाहते हैं, आप उनकी खबर सुनना चाहते हैं, आप उनकी खैरियत सुनना चाहते हैं, तो मैं झूठी उम्मीद और झूठी खबर बना के आपको सिर्फ सुनाने के लिए पेश नहीं कर सकता। जब खबर होती है आपके सामने रखते हैं, लेकिन मैं ज़ाती हैसियत में ये समझता हूँ कि ये जो तमाम अहम खबरें पाकिस्तान के बारे में हैं ये इमरान खान की ही खबरें हैं, क्योंकि अगर वो इस वक्त जेल से बाहर होते तो खुलकर कश्मीरियों के हकूक़ के लिए बात करते। क्योंकि वो बात नहीं कर पा रहे तो मुझे और भी ज़्यादा ज़ोरदार आवाज़ के साथ ये सच आपके सामने रखना है, ताकि उनकी कमी तो पूरी नहीं की जा सकती लेकिन कुछ ना कुछ हिस्सा डाला जा सके जो उन्होंने करना था। इसलिए जब पाकिस्तान के अंदर तूलो अर्ज़ में कहीं भी किसी गरीब के साथ जुल्म होता है तो वो इमरान खान की खबर है। जब कहीं पर भी हमारे मिलिट्री जनरल्स दो नंबरी करते हैं, पाकिस्तानी कौम को बेवकूफ़ बनाते हैं, आपको टोपी पहनाते हैं, तो वो इमरान खान की खबर है। क्योंकि अगर इमरान खान बाहर होते तो वो जस्तजू करते, आवाज़ उठाते और सच आपके सामने रखते कि कौम के साथ क्या हो रहा है। इसलिए जब हम एडिटोरियल अपनी जजमेंट इस्तेमाल करते हैं ख़बरों को रैंक करने में, तो यकीन कीजिए इस चीज़ को बिल्कुल मैं जहन में रखता हूँ कि अगर इमरान खान जेल से बाहर होते तो कौन सा मुद्दा है जिसके ऊपर वो ज़रूर बात करना चाहते। हम कोशिश करते हैं कि उस मुद्दे को हम कभी भी नज़रअंदाज ना करें। तो कश्मीर का मामला, सबसे पहले तो एक वीडियो जारी की गई सीसीटीवी की, जिसमें दिखाया गया कि लोगों ने अपने चेहरे कवर कर रखे हैं और उनके पास ख़तरनाक हथियार हैं। मीन बहुत ही आतशी किस्म के असलहे से वो लेस है और वो फायरिंग भी कर रहे हैं। मतलब मुकम्मल तौर पर ऐसे दिखाया गया जैसे नॉन स्टेट एक्टर, जैसे दहशतगर्द किस्म के लोग जो हैं वो वहाँ पर असलहे से लेस फिर रहे हैं और वो ज़ाहिर है फायरिंग भी कर रहे हैं। उसके साथ ही खबरें आई कि कश्मीर में मुख्तलिफ जगहों पर झड़पों में कहीं पर एक शहीद हो गया और कहीं पर 2 शहीद हो गए। अब जहन में रखिए कि ये जो सीसीटीवी फुटेज है ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे 9 मई के अंदर जो कुछ हमारे मिलिट्री जर्नल्स ने अपनी ही कौम के ख़िलाफ़ एक कू किया था,
अपनी ही कौम पर हमला किया था, अपनी ही कौम को बेवकूफ़ बनाया था। मेरे ख्याल में तो मुल्की सलामती के साथ खेला गया था उस दिन। मेरे ख्याल में अपनी ही फ़ौज के कुछ हिस्से ने पाकिस्तान के ऊपर हमला कर दिया था 9 मई को, क्योंकि उसके बाद 13,000 पाकिस्तानियों को कम से कम जेलों में डाला गया। एक पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी को टारगेट किया गया। ऐसा ही है जैसे किसी गैर मुल्क ने पाकिस्तान के एक गिरोह, एक लोगों, एक कौमियत या एक पार्टी को टारगेट किया हो। हरगिज़ भी पाकिस्तान की अपनी फ़ौज ये नहीं कर सकती। किया तो है लेकिन कर नहीं सकती कानूनी तौर पर, क्योंकि करेंगे तो आर्टिकल 6 लगता है। ये गद्दारी के मुर्तकब हो रहे हैं, मुल्क दुश्मनी के मुर्तकब हो रहे हैं। 9 मई को ये सब कुछ किया गया और अब हमें खदशा ये है कि ये जो वीडियो CCTV जारी की गई है, इसके बाद कहीं कश्मीरियों का भी वही हशर ना किया जाए। उनके सरों में भी वैसे ही गोलियां वैसे तो मारी जा चुकी, पहले भी आपके सामने जितनी शहादतें हो चुकी, उनकी लाशें भी छुपा ली गईं, लाशें उनको वापस नहीं दी गईं। उसके बावजूद हमें ये खदशा है कि कहीं इससे भी बड़ा ऑपरेशन अब ना किया जाए। उसके बाद ये फुटेज आने के बाद एक बहुत सस्ती किस्म का, जी हाँ, आजकल बहुत सस्ते स्क्रिप्ट आ रहे हैं। पहले हमने पंजाब की पुलिस रहीम यार खान से एक ऐसा ही सस्ता स्क्रिप्ट देखा कल परसों। पुलिस एक गाड़ी को रोक रही है, पकड़ रही है, कह रही है आपने ये गाड़ी चोरी की है। फिर हमने सिंध पुलिस का ऐसा ही एक सस्ता स्क्रिप्ट देखा, और हमारी जो मसल्ला अफवाज के DG ISPR का ऑफिस है, उनके ऐसे स्क्रिप्ट तो हम पहले भी देखते ही रहे हैं। याद कीजिए जब एक ही जगह पर खड़े होकर कुछ लोग जो हैं वो रावलपिंडी में इंटरव्यू देते हैं और फिर मरी में देते हैं। पीछे लाइट एक ही होती है, दरवाज़ा एक ही होता है, लेकिन टेलीविज़न पर एक जगह पर रावलपिंडी लिखा होता है कि ये रावलपिंडी से हमने शहरी का इंटरव्यू किया है, और अगली जगह पर मरी लिखा होता है, लेकिन पीछे वही मंजर होता है। तो ये सस्ते किस्म के ड्रामे ISPR के दफ्तर से तो आते रहे, लेकिन अब ये एक और ड्रामा आया है। ये आपको थोड़ी सी वीडियो सुनवा दें, आपको अच्छी तरह से अंदाज़ा हो जाएगा। कश्मीरी लोकल ज़ुबान के अंदर बातचीत हो रही है, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये कितना बड़ा एक फरसूदा किस्म का ड्रामा है। ये बेचारे सस्ते किस्म के अदाकार हैं जिनको ये इंतहा पसंद बनाकर दिखा रहे हैं उनकी ज़रा। एक तो शख्स जो बोल रहा है उसको छोड़ दीजिए, उसको तो सुनिए ही सुनिए। जो उसके पीछे खड़े हैं, स्पेशली जो सफ़ेद कपड़ों में मलबूस शख्स जिसने सफ़ेद कलर की शर्ट पहन रखी है, उस बेचारे के चेहरे के तासुरात देखिएगा। या तो कहीं से नशा करने वाले लोग पकड़ लिए हैं, या कोई और लोग पकड़ लिए, उन्हें पैसे दिए या डराया है और उन्हें कहा है कि आप ये वीडियो बना दें। ये ज़रा सुनिए किस तरीके की प्रोडक्शन कश्मीर से हमारे चौधरी साहब हमारे सामने रख रहे हैं। ख्वाजा सोहेल मुश्ताक मेरा नाम है, जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट तहसील डियाल में सदर हाँ। तो असा पुराने जो मुकदमा से 9 मई ना इसने SDM फैसल मुगल साहब उन्होंने तशद्दुद होया सी 9 मई की 2024 की, उसने भी असा गिरफ्तार होया। तो नईम है, नईम नी ड्यूटी इस दफा रवलकोट भी असा गया, नईम रवलकोट वापस भेजा सी नाजम इसकी ये असला प्रोवाइड कराया, उत्थे असला किन्ने दा आया सी, ये जहीर है इसकी सारा को पता है कि उत्था मीटिंग कड़ी जगह होनी, उत्था असला कड़े कड़े बंदे को है। ख्वाजा मेहरान करीबी उन्होंने डेरे पर काम भी करना है, उन्होंने करीबी साथी भी है। तो ये इदरीस है तो वह अमाद है, उन्होंने काम सी कि जी पिछा इतना एहतजाज वगैरह होने उन्होंने पर जोड़ा है ना, उन्होंने जो रैकिंग करना और उत्थे रिपोर्ट पहुँचाना कि भाई इतना क्या क्या हो रहा, पुलिस कितनी असा जो माफ़ी भी मंगने तोबा करने कि अहमदाबाद जो ना असा ये जो कुछ जुलूस शामिल ना होने लगे। सुन लिया आपने। इसे आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि वहाँ पर कितनी सस्ती किस्म की आप ये टिकटॉक और वीडियोस बन रही हैं। ये मसला नहीं हमारा, ये मस्करापन, ये सर्कस आप करते रहें, मसला नहीं। इसके बाद जो ये करते हैं, ये प्रोडक्शन जब तैयार कर ली जाती हैं तो उसके बाद कत्लो गारत शुरू की जाती है, वो हमारा मसला है। हमें लगता है कि अब कश्मीर के अंदर भी ये कहीं कत्लो गारत ना करें, क्योंकि अब अगले आज या कल में आपको पता है कि लॉन्ग मार्च शुरू हो रहा है, जिसके लिए हज़ारों लोग बल्कि लाखों लोगों के निकलने का चांस है, और उसको दबाने के लिए कुछ भी करेंगे। आगे सुनिएगा। रावलाकोट में कलअदम ज्वाइंट एक्शन कमेटी के मुसल्ला जत्थों की फायरिंग से शहीद होने वाले रेंजर्स एहलकार नायक इम्तियाज़ अली वो जो हैं वो शहीद हो गए मुसल्ला जत्थों की फायरिंग से। वही जत्थे जिनकी आपने देखा कि एक बाद में प्रोडक्शन भी दिखाई और पहले 9 मई की तर्ज की एक वीडियो भी दिखाई। तो मामलात जो हैं अब उनको, पहले तो शुरू में तो यही था ना कि जो शौकत मीर और दूसरे थे कि उनके घर से इंडियन करेंसी निकल आई, असलहा निकल आया। अब मामला उससे आगे बढ़ रहा है कि अब उनके लोगों के, जो उनके हैं या नहीं लेकिन दिखाया जा रहा है कि वो उनके लोग हैं, उनके हाथों में आछी किस्म का असलहा भी पकड़ा दिया गया है, और फिर ये भी बता दिया गया है कि उनकी फायरिंग से फलां नाइक साहब जो हैं वो शहीद हो गए। आगे चलते हैं। फोर्सेस ने सिविल कपड़ों में हथियार बरदार अपने बंदे जगह जगह पहुंचा दिए हैं। इनसे फायरिंग करवाकर ये तासर दिया जा रहा है कि एक्शन कमेटी के लोग हैं। एक्शन कमेटी अवाम से है और अवाम पुरअमन है, इनके पास कोई असलहा नहीं।
झूठ फैलाया जा रहा है। अवाम होशियार रहें और फायरिंग करने वाले अगर सिविल कपड़ों में हैं तो इन पर नज़र रखें। एक्शन कमेटी के लोग निहत्ते और पुरअमन हैं। ये अवामी एक्शन कमेटी ने अपना एक पैगाम जारी किया है। अभी आप सुनेंगे खबरें और एक कान से दूसरे कान से हम सारे निकाल देंगे, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि खुदा न खास्ता लग रहा है कि कोई बड़ा क्राइसिस जो ये वहां पर क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। आगे कश्मीर अपडेट्स एक अकाउंट है, वो कहता है कि इंतहाई अहम ज़राए से मालूम हुआ कि पाकिस्तानी फ़ौज बलूचिस्तान में मरने वाले शहीद होने वाले रेंजर्स के नौजवानों की डेड बॉडीज़ प्राइवेट एम्बुलेंस में डालकर कश्मीर में मुंतकिल कर रही है, बिलखसूस सदनोती और रावला कोट के करीब, ताकि रात को या कल सुबह वो जब डेड बॉडियाँ जो हैं वो मीडिया के सामने लाकर बताया जाए कि एक्शन कमेटी के लोगों ने इन एहलकारों को शहीद कर दिया है। ये अब जाहिर है कि इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, एक क्लेम किया जा रहा है। इसकी हकीकत हमें नहीं पता कि क्या वाकई ऐसे कोई जस्द खाकी जो हैं शहीदों के बलूचिस्तान से वो मुंतकिल किए गए हैं या नहीं, ये हमारे इल्म में नहीं है। बहरहाल ये क्लेम किया जा रहा है, इसे इल्ज़ाम कह लीजिए, क्लेम कह लीजिए, लेकिन इस वक्त जो मिसट्रस्ट है उसकी सूरत हाल ऐसी है कि ऐसी किसी चीज़ को भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। आगे बढ़ते हैं। हमें रोका जा रहा है कि धरने में ना जाएं। एक्शन कमेटी ने ऐसा क्या गलत किया है? वो तो हमारे अवाम के हक के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। रेंजर्स कह रहे हैं जो बच्चे धरने में गए उनके बेफॉर्म नहीं माने जाएंगे। हमें आपके बेफॉर्म्स की ज़रूरत नहीं। पाकिस्तानी अवाम से गुजारिश है हमारे साथ खड़े हों। एक्शन कमेटी के धरने में शरीक तालबा की जज्बाती गुफ्तगू बेफॉर्म भी फाड़ दिया। ये सुनिए बच्ची ने क्या कहा। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मारूफ और मैं क्लास 9th में पढ़ती हूँ। मेरी आप सबसे गुजारिश है, हमें कल भी रोका जा रहा था कि आप धरने में ना जाए। एक्शन कमेटी ने ऐसा क्या गलत किया? वो तो हमारे अवाम के हक के लिए आवाज उठा रहे और वो कह रहे हैं, खबरों में कह रहे हैं और धरने यहाँ तक रेंजर्स भी कह रहे हैं कि अगर जो लड़के जो बच्चे एक्शन कमेटी में आए हुए अगर वो पीछे ना गए, उनके बेफॉर्म्स नहीं माने जाएंगे, उनकी चीजें नहीं मानी जाएंगी, उनके शनाख्ती कार्ड नहीं बनेंगे। ये बेफॉर्म है हमारे। अगर हमारे बेफॉर्म नहीं माने जाएंगे, चाहे आप उसके बेफॉर्म अपनी मर्जी से जिए, हमें आपके बेफॉर्म की भी जरूरत नहीं है। और मेरी आप सब पाकिस्तानी अवाम से गुजारिश है कि हमारे साथ खड़े हो, हमें हक के लिए आवाज उठा रहे हैं। क्यों आप लोग पीछे खड़े? हमारे साथ अल्लाह खड़ा है, प्लीज हमारा साथ दें। सुन लिया। मैं बच्ची की तमाम बातों से अग्री तो नहीं करता, जज्बात ज़्यादा हैं। उन्होंने बेफॉर्म रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है नादरा का वो फाड़ दिया जिस पे उनकी अपनी रजिस्ट्रेशन है। लेकिन आप ये गौर कीजिए कि इस बच्ची ने कल को एक माँ बनना है, मतलब इसने अगली नस्ल की बागबानी करनी है। आप नफ़रत कहाँ तक पहुँचा रहे हैं? आप खामखा हर जगह पर लोगों को इस कदर तंग कर रहे हैं। खामखा आपने ये सारा कश्मीर का जो इशू था ये बहुत ही आम तरीके से हल होने वाला इशू था, लेकिन क्योंकि आपके वही मेजर जनरल्स हैं, आपके वही ब्रिगेडियर्स हैं, जो लाहौर में कर्नल था उसे आपने ब्रिगेडियर बना के फाइक को वहाँ भेज दिया। ऊपर मेजर जनरल फैसल नसीर वही है जो पहले बैठे हुए थे, अभी वही हैं डीजीसी। उनको वही आदत है ताकत के इस्तेमाल की जो उन्होंने तहरीक इंसाफ के खिलाफ इस्तेमाल की। वो वही हैवानियत उन्होंने कश्मीरियों के ऊपर खोल दी है और उसके अब नताइज आपके सामने हैं। इनका क्या है? मुझे एक बात बताइए, जिन्होंने पाकिस्तान तोड़ा था जनरल याया खान, वो कहाँ हैं आज? किसी को पता है? उनकी औलाद का पता है? उनके खब्बे और सज्जे जो लोग थे वो कौन थे? किसी को पता है? दाएं बाएं वाले कहीं हैं मौजूद? कोई जिम्मेदार बना, किसी को फांसी दी, किसी पर आर्टिकल 6 लगा, किसी के प्लॉट कब्जे में लिए, किसी का कुछ हमने वापस लिया? नहीं। उनका क्या है? तो इनका भी क्या होना है? इन्होंने भी कल निकल जाना है। जैसे ही हालात ख़राब हुए उन्होंने निकल जाना है। पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा, इनको कोई सज़ा नहीं मिली। इन्होंने आज तक वो रिपोर्ट तक पब्लिक नहीं होने दी जिसमें जिम्मेदारों का तयन होना था। दोबारा भी खुदा न खास्ता पाकिस्तान का कोई ऐसा नुकसान हुआ, इनको क्या फ़र्क पड़ना है? इन्होंने पतली गली से निकल जाना है। इसलिए होश के नाखुन सभी को लेने चाहिए। इदारे के अंदर भी बैठे हुए, इदारे का मतलब फौजी जर्नैल जो अंदर बैठे हुए हैं, उनको भी सोचना चाहिए। अगर आप सभी बिल्कुल खामोशी रखेंगे और इनको कुछ भी करने देंगे तो फिर आखिर पर आप ये नहीं कह सकते कि हमारा कोई कसूर नहीं था, हम तो इसमें शामिल नहीं थे, इसमें फ़लाँ शामिल था। आप सभी शामिल हैं जब आप मुकम्मल तौर पर इसके अंदर चुप रहकर मुकम्मल हमायत कर रहे हैं, चुप रहकर उनको मुकम्मल मदद फराहम कर रहे हैं कि वो जो भी अपना करना चाहें यहाँ पर असर रसूख वो कर लें। अगली खबर जो है वो मोबाइल फ़ोन, जो अमेरिका में मोबाइल को मोबाइल फ़ोन भी कह दिया जाता है, जो मोबाइल फ़ोन है 60% टैक्स बहुत ज़्यादा है। पीटीए को पता नहीं कि इस मोबाइल पर कितना टैक्स है। चेयरमैन पीटीए मेजर जनरल रिटायर्ड हफीज़ुर रहमान पाफीज़ कहते हैं कि मैंने खाबे शाबे खाने हैं, मैंने अपनी तनख्वाह ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ाई है, प्लॉट श्लॉट भी मुझे मिलेंगे, बाकी काम भी मिलेंगे, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि किस मोबाइल फ़ोन के ऊपर आपसे कितना टैक्स लिया जाता है। ज़ाहिर है, आई अंडरस्टैंड कि टैक्स लेने का काम जो है वो एफबीआर करता है, लेकिन फिर भी मुझे इसको ऐसे समझिए कि जैसे एक डॉक्टर कहे कि मैं दवाई आपको लिख के दे रहा हूँ लेकिन मुझे उसकी कीमत का नहीं पता।
जाहिर है डॉक्टर मेडिसिन तो नहीं बेचता, लेकिन डॉक्टर को पता होता है कि दवाई कितने की आती है। डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब करनी, फार्मेसी से जाके आपने लेनी है। डॉक्टर ना उसे खरीद रहा है ना बेच रहा है, लेकिन फिर भी उसे कीमत का अदराक होता है, पता होता है। आप पीटीए के चेयरमैन हैं, किस कदर अहमकाना स्टेटमेंट आपने, अपने से भी ज़्यादा आप अहमक हैं, आई अंडरस्टैंड, कंप्लीटली अंडरस्टैंड, लेकिन आप जिस लेवल के अहमक हैं, माजरत के साथ आपने उससे भी बड़ी अहमकाना स्टेटमेंट दी है कि किस मोबाइल पर कितना टैक्स है हमें नहीं पता। तो जब आपको पता ही नहीं तो आप यहाँ अम्ब लेने के लिए बैठे हुए हैं। बहरहाल आप तो वही लेने के लिए बैठे हुए हैं जो आपको मिल रहा है। मेन एक नौकरी ख़त्म की, दूसरी नौकरी आपने शुरू कर दी। वैसे हमें तो यही पता है कि पाक फ़ौज का नारा यही है, जहाद फ़ी सबीलिल्लाह, लेकिन जब हम आपकी हरकतें देखते हैं, आपको देखते हैं, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मुनीर अफसर साहब को देखते हैं, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड सईद साहब को देखते हैं, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड जो नज़ीर अहमद है उनको देखते हैं, आपको देखते हैं, और भी बेशुमार नाम है, फिर हमें समझ नहीं आती कि ये फ़ी सबीलिल्लाह वाला मामला जो है वो किसके लिए है। आपकी तो दो दो चार चार, आपकी तो हाथ पाँव सर सब कुछ कढ़ाई के अंदर है, मतलब घी के अंदर है। आप तो लिपटे हुए हैं। मेरा ख्याल फिर नीचे वालों के लिए फ़ी सबीलिल्लाह है, जो बेचारे नायक हैं, सिपाही हैं, उनके लिए ऊपर तो मौजें लगी हुई हैं। अच्छा जी, आगे सुनिएगा। एहसन इकबाल साहब, अब ज़रा मौलाना फजल रहमान के उस बयान की तरफ आ जाएं जो उन्होंने दिया, क्योंकि उनके ऊपर मैंने आपको बताया था कि सभी को छोड़ दिया गया है। एक एक करके आपको क्विकली बता दें किस किस ने क्या कहा है, फिर आपको इस पर एनालिसिस देते हैं कि हो क्या रहा है, इतना बड़ा गुस्सा किस चीज़ का कर लिया गया। आपसे हमारा ताल्लुक बहुत हमेशा एहतराम। एहसन इकबाल के हाथ आजकल जैसे छोटे बच्चों के हाथ कोई चीज़ आ जाती, एआई आया हुआ है। आजकल वो अपने सारे ट्वीट एआई से लिखते हैं, मुश्किल अंग्रेज़ी भी इस्तेमाल करते हैं, उसमें इंप्रेस कर रहे हैं पटवारियों को कि देखो मैनू कितनी अंग्रेज़ी लिखनी आती है। सो एहसन इकबाल साहब, वो बहुत ही विविडली पता चलता है कि आपने सब कुछ एआई से लिखा हुआ है। थोड़ा सा उसके अंदर एआई को बता देते हैं। अगर एआई को आप सिर्फ अपना नाम बता देंगे ना कि मैं एहसन इकबाल हूँ और मैं अपने आप को प्रोफेसर कहता हूँ, ऐसी अंग्रेज़ी में लिखो कि मेरी लगे, तो आप देखिएगा कि वो आपकी तरह की नालायक अंग्रेज़ी में लिखेगा। वो बिल्कुल ये फ़ाइन अंग्रेज़ी नहीं लिखेगा जो आपको आती नहीं, जो आप लिख नहीं सकते, जिसमें आप ट्वीट करते हैं। लेकिन बहरहाल आजकल आप कर रहे हैं तो ठीक है। उन्होंने कहा कि मौलाना से हमारा तल्लुक हमेशा एहतराम का रहा है, इसी एहतराम के जज्बे के तहत चंद गुजारिशात पेश करना चाहता हूँ। आपके हालिया बयान से ही यह तासुर पैदा होता है कि आपने जज्बात की रोह में बहकर हमारे शोहदा की अजीम कुर्बानियों की कदर मंजिलत को कम करके पेश किया है। इससे ना सिर्फ मेरे बल्कि करोड़ों पाकिस्तानियों के जज्बात मजरूह होते हैं। हमारे शोहदा जैसे इनके बेटे हों, इनके भतीजे हों, आपके टब्बर में से तो कभी कोई शहीद नहीं हुआ, अल्लाह ना करे कोई हो, लेकिन आपके टब्बर का इससे क्या लेना देना। आपने अपने बच्चों को फ़ौज में तो नहीं भेजा, आपने तो अपने बच्चों को सियासत ट्रांसफ़र की है। आपकी वालदा ने भी आपको फ़ौज में नहीं भेजा, हालांकि वो ज़िया उल हक की किचन कैबिनेट में थी। आप प्रोफेसर भी ना बन सके, लेकिन नाम के साथ झूठा प्रोफेसर लिखे फिरते हैं। तो ये आपके शहीद कहाँ से आ गए। नाना आपके जो थे उन्होंने कायदे आज़म के ख़िलाफ़ इलेक्शन लड़ा था, वो पाकिस्तान बनाने के ही ख़िलाफ़ थे, लेकिन चलें फिर भी शहीद आपके हैं, वारिस आप हो गए, ये भी ठीक है। उसके बाद अली मोहम्मद ख़ान, वो भी आपको मैंने बताया कि सभी को छोड़ा है। चौधरी निज़ामुद्दीन ने फजल रहमान पर तनकीद करने के लिए तो पीटीआई में से अली मोहम्मद ख़ान साहब ने अपना कंधा दिया है। जैसे नून में से आपके सामने हमने नाम रखे हैं, कुछ और भी बताते हैं, लेकिन अली मोहम्मद ख़ान साहब पीटीआई से आगे बढ़कर उन्होंने अपनी कुर्बानी दी है। अपनी सर्विस जो जर्नल्स को वैसे भी वो प्रोवाइड करते रहते हैं, ये सर्विस भी उन्होंने ऑफ़र की है। वो कहते हैं मौलाना साहब बसद एहतराम, आपका बहुत एहतराम है, 4-5 दफ़ा कह लें एहतराम में, कहीं मुनाफकत कम ना हो जाए। आपकी हालिया तकरीरें बहुत सी बातें शायद सही भी हों, लेकिन माजरत के साथ कि आपको नहीं लगता कि रजीम चेंज के दौरान एक मुंतखब सियासी हुकूमत के ख़िलाफ़ ज़ालिम का साथ देकर आज आप उसी ज़ालिम पर तनकीद करने का हक़ खो चुके हैं। माशाल्लाह, अगर वो कर रहे हैं तनकीद तो आप तो कर नहीं रहे। मैं ये समझता हूँ कि उनसे मैंने कल भी कहा किसी खैर की तवक्को नहीं है, लेकिन आप तो कर नहीं रहे तनकीद, वो कर रहे हैं, तो फिर मुंह बंदी रख लें। मतलब मैं एहतराम से कहता हूँ कि खामोशी हो लें। ज़रूर आपने जर्नैली फरीज़ा अंजाम देना है कि आपको कर्नल साहब ने कहा कि आप भी ट्वीट करें फजल रहमान साहब के ख़िलाफ़, तो आप ये बारीक वारदात कर रहे हैं ट्वीट करने की। ना करें ऐसे लोग, अब बिल्कुल भी फे नहीं है, रोटी को चोची नहीं कहते अली मोहम्मद ख़ान साहब। एवरीबॉडी नोज़ कि आप ये ट्वीट क्यों कर रहे हैं और किसके कहने पे कर रहे हैं। कमरुज़्ज़मान कायरा साहब को, ताकि कोई पीछे ना रह जाए, पीपल्स पार्टी भी मैदान में आई है। मौलाना का पूरा बयान नहीं सुना। बाज़ औक़ात जोश ख़िताबत में मौलाना जैसे सियासतदान कभी कभी मजमा के सामने गुफ्तगू करते हुए बंदा जज्बाती भी हो जाता है। मौलाना के फ़ौज से मुतल्लक मनफी ख्यालात नहीं है। अगर मौलाना ने फ़ौज से मुतल्लक कोई तल्ख जुमला कहा है तो इसको इनकी नीयत पर ऐसी गुफ्तगू ना की जाए। अच्छा, अब ज़रा थोड़ा सा तज्जिया कर लें। ये बयान तो चल ही रहे हैं, तज्जिया जैसे हमने कहा कि ये सब कुछ क्यों हो रहा है। सबसे पहले तो हमारे लिए हैरान कुन बात ये हुई कि 4 या 5 ट्रेंड हैरत अंगेज तौर पर ट्विटर पर नंबर 1 पर रहे। जी हाँ, दुरुस्त सुन रहे हैं, ये आपको तस्वीर दिखा रहे हैं हम स्क्रीन पर। ये जो 4-5 टॉप ट्रेंड हैं, ये किसी और के नहीं बने। मतलब कि ये कश्मीर से रिलेटेड नहीं है, बलूचिस्तान से रिलेटेड कोई ट्रेंड नहीं बन रहा, इमरान खान से रिलेटेड कोई नहीं है, कोई फीफा का वर्ल्ड कप चल रहा है उससे रिलेटेड नहीं है।
टॉप के 4 से 5 ट्रेंड जो हैं फजल रहमान साहब के हैं। अब अमूमी तौर पर जो फजल रहमान साहब की पार्टी है उनकी सोशल मीडिया एग्जिस्टेंस इतनी नहीं है, एक ट्रेंड तो वो टॉप कर सकते हैं, 2 भी कर सकते हैं, कि 4-5 टॉप के सारे ट्रेंड उनके हों, ये मुमकिन नहीं है। तो फिर इसमें है क्या? इसमें 2 नंबरी हमारे साथ की जा रही है। 2 नंबरी क्या की जा रही है? ये मिलिट्री जर्नल्स खुद करवा रहे हैं। मुझे पता है इस वक्त आपको बड़ी बहकी हुई और बहुत ही बेहुदा बात लगेगी मेरी कि उन्हीं को वो बुरा भला कह रहे हैं, उन्हीं के खिलाफ बयान दे रहे हैं, उन्हीं को कह रहे हैं कि आप ऐसा लेकर जंग लड़ते हैं तो शहीद नहीं है, और आप कह रहे हैं कि वो वही करवा रहे हैं। मैंने पिछले से पिछले व्लॉग में बहुत तफसील से इस बात के ऊपर बात की थी, लेकिन अब ये जो मैं ट्रेंड्स देख रहा हूं सारे, इससे मुझे अंदाज़ा लगता है कि इनको कमक वहां से दी जा रही है। क्यों दी जा रही है? आने वाले दिनों में इसको सॉल्व कर लेंगे। ये मामला कोई जहाद का, जत्थे बनाने का, लड़ने का, ये शहादतों का ये मामला बिल्कुल नहीं है। ये दहशतगर्दी का मामला नहीं है। फजल रहमान की एंट्री प्योरली पॉलिटिकल एंट्री है। वो जब भी एंट्री डालते हैं प्योरली पॉलिटिकल होती है। मैं पहले भी आपको बता चुका हूं। अब वो क्या बैरून मुल्क किसी के कहने पर डाल रहे हैं? अब वो क्या फौजी जर्नल्स के कहने पर डाल रहे हैं? अब क्या फौजी जर्नल्स ने उन्हें कहा कि पीटीआई को हमने बदनाम कर दिया, केपीके के अंदर जो रही सही कसर थी वो अफरीदी साहब और दूसरे पूरी कर रहे हैं। ये टाइम है, आप ज़रा छलांग मार दें, आपकी बात बन जाएगी आवाम के अंदर, फ़ौज के खिलाफ बात कर लें। ये वो लॉन्चिंग हो रही है, कुछ भी हो रहा है, लेकिन कम अज़ कम ये तय है कि इसमें जर्नल्स की पूरी सपोर्ट जो है वो फजल रहमान साहब को सोशल मीडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें नज़र आ रहा है कि मिल रही है। जैसे पीटीआई का हुक्का पानी ही बंद कर दिया था, पीटीआई के साथ जो लोग ठहर गए थे उनका मुकम्मल नाटका बंद कर दिया था पूरा सोशल, वैसे क्या मौलाना की पार्टी के साथ होता है? अगवा बराए बयान होते हैं, लोग पार्टी छोड़ के जाते हैं। अगर ऐसा कुछ हुआ तो समझ जाइएगा कि फिर मौलाना जो है वो कम से कम जर्नैलों के साथ मिलकर नहीं खेल रहे। लेकिन अगर ये गुड कॉप बैड कॉप चलता रहा और मौलाना की पार्टी के ऊपर ज़रा भी सख्ती ना आई तो फिर समझ लीजिए कि ये जर्नैलों की अपनी गेम है और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है ये आने वाले दिनों में हमें पता चल जाएगा। आगे सोशल मीडिया पे बड़ी इस टाइम बहस चल रही है। कह रहे हैं कि पाक फ़ौज का स्लोगन है ईमान तकवा जहाद फ़ी सबीलिल्लाह। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ईमान तकवा जहाद फ़ी सबीलिल्लाह। वो कहते हैं कि जनरल नॉलेज के लिए हम आपको बता रहे हैं, लेकिन वो ये कहते हैं कि अगर ऐसी बात है कि फजल रहमान साहब ने कहा कि तनख्वाह आप लेते हैं और आप शहीद हो गए, इतने गुस्से की बात है, तो फिर हम ये ऐलान क्यों नहीं कर देते कि हम तनख्वाह भी नहीं लेंगे, हम प्लॉट भी नहीं लेंगे, हम मुराद भी नहीं लेंगे, हम बाद में ज़मीनें भी नहीं लेंगे, हम जजीरे भी नहीं लेंगे। तो फिर ऐलान कर दीजिए, पता लग जाएगा कितने लोग फ़ी सबीलिल्लाह वाकई जहाद करते हैं। जाहिर है सबके साथ पेट लगा हुआ है, सब अपनी ज़रूरतों के लिए नौकरी करते हैं और शहादत एक बहुत बड़ा रुतबा है, इसमें कोई शक नहीं। और वापडा के हमारे जो बेटे, आपने अक्सर देखा होगा, वो खंभों के ऊपर चढ़ के मुरम्मत कर रहे होते हैं, वो भी ड्यूटी के लिए, कौम के वसीतर मफाद में अपनी जान देते हैं। उनको हम शहीद का दर्जा क्यों नहीं देते? उनको क्यों कहते हैं कि हुक्म रब्बी हो गया? उनको क्यों कहते हैं कज़ाए इलाही से ये वफात पाक? वो शहीद क्यों नहीं है? उनको नहीं पता कि तारों के अंदर बिजली है और उसको वो हाथ लगाते हैं और शहीद हो जाते हैं? उनका रुतबा क्यों नहीं? उनके घर वालों का रुतबा क्यों नहीं? उनको उस तरीके के अवार्ड रिवॉर्ड्स क्यों नहीं दिए जाते? वो भी तो जाके मौत को हाथ लगाते हैं। उनकी तो कई दफ़ा लाश भी माजरत लेकिन रोस्टेड मिलती है, कई देर तक टंगी रहती है लाश, फिर जाके उतारी जाती है। डॉक्टर्स, हाल ही में कोविड आया, तब डॉक्टर्स ने जब फ्रंट लाइन के ऊपर, मैं क्योंकि कोविड के सारे मामले में फ्रंट लाइन पर था, प्राइम मिनिस्टर की तमाम मीटिंग्स में होता था, मुझे अंदाज़ा है जब प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर्स के साथ मुलाकात कर, सारे लोग कैसे कोविड से डरे हुए थे। हमारे पास कोई इक्विपमेंट नहीं था, कोई हमारे पास फिजिशियंस को प्रोटेक्ट करने के लिए किट्स नहीं थी, जो N95 मास्क थे वो भी पाकिस्तान के पास पूरे नहीं थे। तो ये माओ के बेटे नहीं थे डॉक्टर, नर्सेज, जो भी स्टाफ हॉस्पिटल का है जो फ्रंट लाइन पर जाकर लड़े थे उस टाइम। उनमें से जिनको कोविड लगा था मरीजों से और कई सारे वफात भी पाई थी, आपको पता है, जो बुजुर्ग डॉक्टर थे, क्या वो शहीद नहीं हुए थे? उनको हम शहीद क्यों नहीं कहते? उनको कहते नहीं जी उनकी पेशा वराना काम के अंदर उनकी मौत वाक़या हो गई। ऐसा ना कीजिए। शहीद फिर सारे हैं जो कौम के लिए जिम्मेदारियां पूरी करते हैं, उन सभी का एहतराम करना पड़ना है, उन सभी को एहतराम देना पड़ना है। ये जो फ़ी सबीलिल्लाह वाला काम नहीं है। नीचे जवान तो बेचारा चले, उसको जितनी तनख्वाह देते हैं वो फ़ी सबीलिल्लाह ही है, या चले मेजर तक भी, कर्नल तक भी। जो ऊपर फिर आपको पता है कि खाबे हैं, वो आप उसको आप फ़ी सबीलिल्लाह, आपने नाम तो रखा हुआ है इत्तेहाद, ईमान तकवा जहाद फ़ी सबीलिल्लाह, लेकिन सरकार ऐसा नहीं है। ये फ़ी सबीलिल्लाह वाली बात ना करें। अपने सारे साबिक जो आर्मी चीफ हैं उनके काम देखें। बाजवा साहब के एक अकाउंट में से 11 अरब निकल आए थे, ये फ़ी सबीलिल्लाह था। उसको थोड़ा सा ख्याल करें। बाजवा साहब का ढिड देखें, पुरानी देग जितना बड़ा उनका ढिड है, माजरत पेट है, मतलब वो फ़ी सबीलिल्लाह इतना बड़ा पेट हो गया उनका, खा के हुआ कौम को।
इसका मतलब ये थोड़ी कि जो शहीद हुआ उसकी शाद, मैं तो कह रहा हूं कि जो फौज का हमारा बेटा शहीद होता है वो भी हमारा भाई है, उसका भी कर्ज है उसके खून का हम पर। जो डॉक्टर फ्रंट लाइन पे शहीद होता है वो भी हमारा भाई है, बेटा है, बेटी है, उनका खून भी हमारे पर कर्ज है। जो पायलट होता है एयरफोर्स का वो भी हमारा भाई है, बेटा है। जो वापडा का शहरी होता है वो भी, जो हमारा बेचारा जिसको गटर में उतार देते हैं बगैर किसी इक्विपमेंट के, माइनॉरिटी से बहुत सारे लोग हैं, वो वहाँ मारे जाते हैं, शहीद होते हैं, वो भी हमारे लिए उतने ही प्यारे हैं, वो भी हमारे लिए बहुत मोहतरम होने चाहिए, वो भी अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर रहे हैं। तो इसलिए ये इस तरह लाठी ना उठाएं, इस तरह डिस्टिंक्शंस क्रिएट ना करें, और इस तरीके से आप ये ना कहें कि ओ हो नौकरी का कह दिया, तनख्वाह का कह दिया, तनख्वाह के लिए। तो आपको क्या लगता है वापडा वाला अपनी तनख्वाह के लिए जाके जान देता है? आपको क्या लगता है डॉक्टर, जब मेरे बहुत सारे अमेरिका में जाने वाले डॉक्टर्स हैं